y is a function of x. अगर x टाइम दिखा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा. जब इतना टाइम था तो इतना डिस्प्लेसमेंट था, तो ये पॉइंट हमको मिला. जब टाइम इतना हो गया तो डिस्प्लेसमेंट इतना ज्यादा हो गया इतना मेजरमेंट से, और इन दोनों को हमने मिलाया तो ये पॉइंट. ऐसे ही हर टाइम के लिए हर डिस्प्लेसमेंट का एक एक पॉइंट मिलाते गए, देन दिस वी गेट इट लाइक दिस. कभी हम देखते हैं हमारे स्कूटर की स्पीड बहुत है और कभी स्पीड कम हो जाती है. जब स्पीड ज्यादा होती है तो डिस्प्लेसमेंट जल्दी जल्दी होता है ऐसे, और जब स्पीड कम होती है तो धीरे धीरे उठता है. टाइम एक जैसे बढ़ते जाता है. तो डिस्प्लेसमेंट इस पर डिपेंड करता है कि टाइम कितना हुआ है, एंड देयर मस्ट बी ए रिलेशन बिटवीन द टू. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. इसी तरह से ये ग्राफ किसी का भी हो सकता है, जैसे एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यहाँ एक्सेलरेशन कम था, फिर और ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया. एक स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो उसमें जो हमको फोर्स लगाना पड़ता है, स्प्रिंग को थोड़ा सा दबाया फोर्स कम है, और ज्यादा दबाया फोर्स और ज्यादा है, और ज्यादा दबाया फोर्स और ज्यादा है. तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा. इस तरह से ऐसे बहुत सारे ग्राफ हमको फिजिक्स में मिलेंगे. इसलिए हम उसका एक जनरल नोटेशन क्या बना लेते हैं, y इज रिलेटेड टू x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y चेंजेस अकॉर्डिंग टू x. अब हमको ये निकालना है कि रेट ऑफ चेंज क्या है. रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया था कि अगर x में थोड़ा सा चेंज होगा, x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज हुआ, ये x की नई वैल्यू है और पुरानी वैल्यू क्या थी x से ये नई वैल्यू आ गई, सो देयर इज ए चेंज. y में क्या चेंज होगा, जब इसकी वैल्यू x थी तो y की वैल्यू y थी, और जब इसकी वैल्यू x प्लस डेल्टा x हो गई तो y की वैल्यू भी बढ़ गई, तो ये y प्लस डेल्टा y हो गई. दिस इज व्हाट चेंज इन y एंड दिस इज चेंज इन द बेसिक x. ये जो चीज होती है दिस इज नोन एज रेट ऑफ चेंज. ओके, ये जो रेट ऑफ चेंज है ये आप देख रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. ठीक है ना, मैथमेटिकली भी. और यहां पर ज्योमेट्री में हमको कैसे पता लगाया था हमको दो वैल्यू चाहिए, पुरानी नई, ओल्ड न्यू. सो दिस इज ओल्ड वैल्यू, आफ्टर सम टाइम दिस इज न्यू वैल्यू, दिस इज ओरिजिनल वैल्यू रिलेटेड टू x1, दिस इज changed value related to x2. Then what is the change in y? y2 minus y1. What is change in x? x2 minus x1, and this expression will be known as rate of change. Okay, अब rate of change किसके बराबर होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. ओके, नाउ यहां पर रेट ऑफ चेंज हम कैसे निकालते हैं, दिस वी हैव डिस्कस्ड. इन दोनों पॉइंट को हमने ऐसे मिलाया. देयर इज ए लाइन हियर एंड दिस लाइन हैज गॉट सर्टेन स्लोप विथ एक्स एक्सिस. यहां पर हमने एक्स एक्सिस बनाई, ये y के पैरेलल ये लाइन बनाई, वी गेट ए ट्रायंगल हियर. इन दिस ट्रायंगल दिस इज y2 minus y1, this delta y. This is x2 minus x1 delta x. So delta y upon delta x is rate of change, but in geometry delta y upon delta x is equal to
tangent theta and this is equal to perpendicular upon base। और इसका हम लोगों ने जनरल नाम क्या रखा है? Slope of the line. Okay, so this slope gives us rate of change, and rate of change gives us many new physical quantities. What is a new physical quantity? Displacement, time. What is the new quantity? Rate of change, velocity. Velocity change divided by time change. What is the new quantity? Acceleration. इस तरह से फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी। Rate of change gives another quantity. That means that rate of change will be given by slope. क्योंकि हमने डिफाइन क्या किया है? Rate of change is given by slope and slope may be large. अगर हमने यहां पर लिया ये x3 y3, ये x3 x4 and here is y3 and this is y4, so during this time what is the change? Answer is we will make a triangle here, this, and this is delta y and this is delta x for this time. अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बड़ा था और यहाँ पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स छोटा हो गया। डेल्टा एक्स दोनों में हमने बराबर रखा, लेकिन ये बड़ा और ये छोटा। तो उस फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर वो क्वांटिटी छोटी है जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से बनती है, जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन, और यहाँ पर वो क्वांटिटी बड़ी है। फिर से यहाँ स्लोप ज्यादा है, क्वांटिटी बड़ी है, यहाँ स्लोप कम है, क्वांटिटी कम है। तो स्लोप हमेशा किसको दिखाता है? क्वांटिटी को, जो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स से बनेगी। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब यहां पर हम चाहते हैं लेट अस से कि मुझे यहां वैल्यू चाहिए इस जगह पर, ये जब टाइम इतना है उस समय डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू है। ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मुझे दे रहा है, ये x1 से लेके x2 तक हमने कैलकुलेट किया, और अगर आप ये वाले कर्व को देखेंगे तो ये वाले कर्व को मैंने बड़ा किया ऐसा, ये तो यहां पर स्लोप ज्यादा है और यहां पर स्लोप कम है। अब मुझे तो ये वैल्यू चाहिए यहां पर, तो अगर मैं यहां से यहां तक की वैल्यू लेता हूं ये, तो इसका स्लोप मुझे क्या देता है? ये स्लोप मुझे देता है एवरेज चेंज, स्लोप चेंज देता है। और अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं तो इन 2 पॉइंट के बीच का एवरेज चेंज होता है। जैसे हम इस शहर से, कोरबा से चांपा जाते हैं, तो ये कोरबा का डिस्टेंस है, ये चांपा का डिस्टेंस है। हमारी स्पीड पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हो गई, या हमारा डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया। तो ये जब हम इस स्लोप को लेके इसका y निकालेंगे और इसका x निकालेंगे, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी टाइम, एंड दैट विल गिव द स्पीड, एंड दिस स्पीड विल बी फ्रॉम कोरबा टू चांपा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि जब हम कोरबा के बाहर निकले थे, कोरबा से बाहर निकले थे यहां तक, तो ये स्लोप था, लार्जर स्पीड, थोड़ा और आगे गए तो स्पीड कम, चांपा के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा था, स्पीड और कम। तो जब मैं यहां से यहां की वैल्यूज को लेकर ये स्लोप निकालूंगा, तो मुझे जो स्लोप मिलेगा वो क्या होगा? एवरेज चेंज होगा, इस इंस्टेंट पर चेंज नहीं होगा। अगर मैं पूछूंगा यहां पर मेरी स्पीड कितनी थी, तो मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे? ठीक उस इंस्टेंट पे।
जैसे स्कूटर मैंने चलाया और उसका जो स्पीडोमीटर है ऐसे ऐसे चल रहा है, स्पीड आती है बढ़ता है, स्पीड कम होती है कम होता है। तो किसी भी एक टाइम पे मैंने बोला अभी स्पीड बताओ और आपने मेरे को बताई 37, वो स्पीड एक इंस्टेंट की स्पीड है। हम ऐसा कर रहे हैं तो वो बढ़ रही है 30, 34, 35, 37, 38, 39। ठीक मैंने जब पूछा अभी स्पीड बोलो तो आप बताओगे 37। वो वाली स्पीड को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। और एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं? यहां से हम चले, चापा पहुंचे, टोटल डिस्टेंस 40, टोटल टाइम जितना लगा, टोटल डिस्टेंस ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज एवरेज। तो ये वाली लाइन मुझे क्या दिखाती है? एवरेज वैल्यू की इंस्टेंटेनियस वैल्यू? तो आंसर है ये दिखाती है एवरेज वैल्यू। और मैं पूछ क्या रहा हूं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मुझे अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो कैसे मिलेगी इससे? तो आंसर है ऐसे मिलेगी कि ये जो दोनों पॉइंट दूर दूर है ना, उसको नजदीक नजदीक कर दो। जिस समय मैंने पूछा आपसे कि इस टाइम पर स्पीड बताओ, तो आपने क्या किया कि ये जो इतना बड़ा एक्स लिया था, ये कोरबा में और ये चांपा में, जिसको इतना बड़ा टाइम लगा था, इतने बड़े वाई के लिए इतना बड़ा टाइम लगा था, इसको आपने छोटा कर दिया, ये यहां से लेके यहां तक। तो ये और ये जो टाइम हमने लिया, अगर x को टाइम मानते हैं तो ये टाइम हमने पहले लिया था 2 घंटे, अब हमने उसको कम कर दिया, कम करके हमने उसको ले लिया 1 मिनट। यहां थे, 1 मिनट बाद वहां थे, तो इस डिस्टेंस को नाप लो और डिवाइड बाय टाइम, तो क्या मिलेगा? यहां की स्पीड, यहां से वहां की ये स्पीड मिलेगी। वो स्पीड को हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आंसर है x को छोटा करना पड़ता है। तो हमने यहां पर x को छोटा कर दिया और सिर्फ इतना कर दिया, बस। अब यहां ये पॉइंट और 1 मिनट बाद मैं वहां पहुंचा 60 मीटर दूर, तो ये 60 मीटर, ये छोटी सी वैल्यू 60 मीटर, ये छोटा सा टाइम, ये 60 मीटर, ये छोटा सा टाइम, तो ये हुआ डेल्टा y और डेल्टा x। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x जब हम करेंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो हमको क्या मिलेगा? रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज इस पर्टिकुलर टाइम पर ज्यादा करेक्ट है या ये वाला रेट ऑफ चेंज ज्यादा करेक्ट है? तो आंसर है ये रेट ऑफ चेंज ज्यादा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पर हमको रेट ऑफ चेंज चाहिए, हमने उसी के आसपास आधा आधा मिनट लिया है। बाकी हम स्लो चले फास्ट चले उससे कोई मतलब नहीं, वो सब इसमें इंक्लूड हो गया। जैसे मैं बोलूंगा कि यहां से यहां तक इतना टाइम बीता, तो हमारी स्पीड बताओ, तो आपने इसको ऐसे मिला दिया। यहां पर हम y1 पर थे और यहां पर हम y5 पर थे, तो ये हमने ऐसा मिलाया, तो ये ऐसे और ये ऐसे। दिस इज डेल्टा y, दिस इज डेल्टा x। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एक इंस्टेंट की एवरेज, दैट इज एवरेज। क्यों? हमने सिर्फ शुरू की और लास्ट की वैल्यू ली है। और ये देखिए, यहां हमारी स्पीड कम थी, यहां हमारी स्पीड बहुत ज्यादा थी, स्लोप अलग अलग है। सो दिस डज नॉट गिव अस एग्जैक्ट वैल्यू। अगर हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो थ्रू आउट स्लोप एक जैसा रहना चाहिए। जैसे कि ये ग्राफ है, ये यहां पर देखिए डेल्टा y बाई डेल्टा x की जो वैल्यू आएगी, यहां ये 2 पॉइंट ले लीजिए, वही डेल्टा x यहां ले लो, उतना ही डेल्टा y मिलेगा, वही डेल्टा x यहां ले लो, उतना ही डेल्टा y मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्लोप। यूनिफॉर्म स्लोप। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम है तो ये क्या दिखाता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो अब मैं फिर से उस पर आता हूं कि एक इस इंस्टेंट पर मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो एक पर चाहिए तो हमने क्या किया, इसको छोटा कर दिया। अब इस एक पॉइंट पर हम ट्रायंगल क्यों नहीं बना सकते, फिर से समझिए इस बात को। अगर हमको स्लोप निकालना है तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स दोनों चाहिए। डेल्टा वाई के लिए 2 पॉइंट चाहिए, डेल्टा एक्स के लिए भी 2 पॉइंट चाहिए, तभी तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करेंगे। अगर हम एक सिंगल पॉइंट लेंगे ये, अब इसका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता जब तक ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसलिए हमको 2 पॉइंट चाहिए ऐसे, तो ये हाइट भी चाहिए और ये भी चाहिए, बेस भी चाहिए, तब हमको क्या मिलेगा, स्लोप। एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ऐसे हमको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और 2 पॉइंट मिलेगा तब हम स्लोप निकाल पाएंगे। अब हम एग्जैक्ट भी चाहते हैं, 2 पॉइंट भी चाहते हैं, तो जब भी हम ये 2 पॉइंट लेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, डेल्टा एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर हमारे स्लोप इसके बीच में भी ऐसे बदल रहे हैं, ये यहां स्लोप ज्यादा है, यहां स्लोप कम है, यहां स्लोप ज्यादा है, तो फिर हमको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मिल सकती है। तो आंसर है डेल्टा एक्स को और छोटा करते जाइए, जिस जगह पर आपको वैल्यू चाहिए उसके आसपास छोटा करते जाइए। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है इसके आसपास का डेल्टा एक्स और छोटा करते हैं। जैसे ये पॉइंट है 5.000, तो हम क्या करते हैं, इसके बाजू में एक पॉइंट लेते हैं विच इज 4.99, ये 4.999 और 5.001, ये तो हमने डेल्टा एक्स को कितना छोटा कर दिया, यस 0.002, इतना छोटा कर दिया। दोनों लाइनें एकदम पास पास में आ गई। अब हम क्या सोचते हैं कि ये जो स्लोप है, दोनों लाइन इतनी पास है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 5.000 की, और ये वैल्यू किसकी है 4.999 की, और ये वैल्यू किसकी है 5.001 की, और ये क्या दिखाता है, स्लोप। ठीक है, तो अब ये स्लोप किसका आता है, ये वाला स्लोप, ये 5.000 इसका स्लोप आता है। ये अब अगर मैं आपसे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एट 5.000 पूछूंगा तो ये ट्रायंगल उसका बड़ा अच्छा जवाब देगा एग्जैक्टली, लेकिन मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं। मैं कहता हूं कि देखो इसको माइक्रोस्कोप से देखो, यहां स्लोप ज्यादा है, यहां स्लोप कम है, तो इसको और छोटा करो। और छोटा आपने कर दिया, कैसे छोटा किया, अब इस वैल्यू को, इस पॉइंट को और यहां नजदीक लिया, और इस पॉइंट को और नजदीक लिया, और ये छोटा सा ट्रायंगल बनाया। तो इसको अब हमने क्या कर दिया 5.00001 और इसको कर दिया 4.99999, ये और ये आ गया, दिस इज 0.00002, इतना छोटा सा x किया और इतना छोटा y किया, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो पहली वैल्यू से ज्यादा करेक्ट होगी। ये समझ आया, दिस विल बी बेटर वैल्यू, मोर एग्जैक्ट वैल्यू। अब इस एग्जैक्ट वैल्यू की लिमिट क्या है, क्यों, हम ये भी कह सकते हैं कि इसको आप 3 0 और ले लेते तो ये और छोटा होता, तो वो वैल्यू और एग्जैक्ट होते जाती। ये जो 2 पॉइंट हमारे हैं ये एक पॉइंट के पास आते जा रहे हैं, और हमको क्या चाहिए, उस एक पॉइंट पर स्लोप चाहिए, और उसके लिए स्लोप बिना 2 पॉइंट के बनता नहीं है। इसलिए दोनों डेफिनेशन कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं। तो फिर ना हमने एक नई चीज बनाई,
वो चीज ये बनाई कि डेल्टा एक्स को इतना छोटा करो, इतना छोटा करो, ये इसको इतना छोटा करो, इतना छोटा करो कि ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। अगर वो एकदम जीरो हो गया, फिर अगर हमने लाइन बनाई तो वो लाइन कहां पर आएगी? एग्जैक्ट उस पॉइंट पर आएगी और वो हमको एग्जैक्ट स्लोप देगी और वो हमको एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज देगा। तो रेट ऑफ चेंज एग्जैक्ट एट इंस्टेंट निकालने के लिए, एक्चुअल रेट ऑफ चेंज की वैल्यू निकालने के लिए x बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक है, तब रेट ऑफ चेंज एग्जैक्ट निकलेगा। ओके, सो फॉर करेक्ट वैल्यू ऑफ delta y by delta x, delta x should approach 0. ओके, इसको हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा x approaches 0। जब ये वाली चीज आ जाएगी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, तो हमको रेट ऑफ चेंज एग्जैक्ट मिलेगा, एक्यूरेट, ठीक है, टू गेट एक्यूरेट वैल्यू डेल्टा वाई बाई डी एक्स, डेल्टा एक्स शुड अप्रोच 0। ओके, अब हम निकाल क्या रहे हैं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखिए उस एक्सप्रेशन को मैं फिर से लिखता हूं, रेट ऑफ चेंज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, हाँ नहीं, रेट ऑफ चेंज इज delta y upon delta x, where delta x has got the lowest limit where delta x approach 0. So I will write it this way. ये क्या है? Exact rate of change. Exact rate of change is delta y by delta x where delta x is approaching 0, इतना छोटा। इस एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि वो उतना है। नहीं तो अगर हम सिर्फ डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखते हैं तो हमको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, और 2 पॉइंट लेने से हमेशा एवरेज वैल्यू आएगी, इंस्टेंटेनियस उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, उसमें स्लोप कम या ज्यादा रहेंगे, वैल्यूज का वेरिएशन रहेगा। तो एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए, रेट ऑफ चेंज की करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा एक्स मस्ट अप्रोच 0। इतना छोटा ट्रायंगल हमारा बनना चाहिए। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये इसके लिए हमने एक नोटेशन बनाया, और इसका नोटेशन हमने बनाया dy बाय dx। अब हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको लगाने के बाद हमने इसको dd लिखा, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या डिनोट करता है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x व्हेन चेंज इन x इज अप्रोचिंग 0, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो ये जो आ गया ये, अब दिस एक्सप्रेशन बेसिकली इज व्हाट? चेंज इन y, डिफरेंस इन y, डिवीजन, डिफरेंस इन x। सो डिफरेंस एंड डिवीजन, डिफरेंशिएशन। तो ये वाली वैल्यू ये हमको क्या देती है? डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? अब उसकी लैंग्वेज देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। डिफरेंशिएशन, ये जो ऊपर रहेगा उसको बोलेंगे ऑफ, और विद रिस्पेक्ट टू जो नीचे रहेगा। सो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका मतलब क्या? डेल्टा y बाई डेल्टा x व्हेन डेल्टा x इज अप्रोचिंग 0,
डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन दी बेसिक क्वांटिटी, और डेल्टा वाई क्या है? चेंज इन दी फंक्शन, उसका फंक्शन है। हियर y इज ए फंक्शन ऑफ x। कई बार ऐसा हो सकता है y फंक्शन नहीं भी होगा x का, तो उसकी वैल्यूज देखेंगे क्या आएंगे। पर डिफरेंशिएशन का जो एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग अब आपको समझ में आ गया कि ये क्या होता है। तो यही हमको स्लोप देता है, यही हमको रेट ऑफ चेंज देता है, और यही हमको फिजिक्स की वो सब क्वांटिटीज देता है जो दो वेरिएबल क्वांटिटीज को डिवाइड करने से बनती हैं। ठीक है। सो अब हम लोग इस पर आते हैं, dy बाई डी एक्स, इसके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? तो आंसर है कि x एक वेरिएबल क्वांटिटी है, बदल रहा है लगातार, और उसके अनुसार y भी चेंज हो रहा है, तो जरूर y का x से कोई ना कोई रिलेशन है। y इज ए फंक्शन ऑफ x, एंड वी कैन ऑलवेज डिफाइन दिस फंक्शन दैट दिस मे बी लाइक दिस मे बी क्वाड्रेटिक, दिस मे बी एनीथिंग। रियल नंबर्स को लेके y का कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे y बदलेगा। चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज इन x गिव्स द स्लोप। अब यहां पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इफ दिस इज द फंक्शन गिवन टू अस दैट y इज इक्वल टू दिस, दोनों वेरिएबल है, तो ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू 1, 2, 3, 4 होते जाएगी, आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होते जाएगी। हमको क्या निकालना है? हमको ना टाइम निकालना है ना डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमको ये निकालना है कि रेट ऑफ चेंज जो हो रहा है, और रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। शुरू से हम कर रहे हैं, वेलोसिटी होता है। तो हमको अगर इसमें वेलोसिटी निकालनी है, इफ y इज डिस्प्लेसमेंट एंड x इज टाइम, देन dy by dx gives exact velocity। वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू किससे मिलेगी? dy by dx से मिलेगी। ओके, लेकिन इसमें dy by dx करेंगे कैसे? अब हम आते हैं फॉर्मूलाज फॉर सॉल्विंग dy by dx। फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग dy by dx। अच्छा, फिजिक्स में हम लोग नॉर्मली y के जो अलग अलग फंक्शन है उसके लिए dy by dx का रिजल्ट याद कर लेते हैं, पर कई बार हमको आश्चर्य होता है कि ये रिजल्ट कैसे आ गए। जैसे dy by dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x, ये एक फॉर्मूला है। dy by dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला कहां से आ गया? तो हमारे पास जो एक बेसिक फॉर्मूला जो हम बहुत यूज करने वाले हैं वो है dy by dx ऑफ x टू द पावर m, यानी यहां पर फंक्शन कौन है? x टू द पावर n। इसकी वैल्यू होती है n इंटू x, n मल्टीप्लाइड बाय x, और x की पावर एक कम कर देनी है n माइनस 1। और दूसरा फिर से, इफ y इज इक्वल टू साइन x, तो इसकी वैल्यू होती है cos x। इफ y इज इक्वल टू साइन x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x। ये ऐसे हम फॉर्मूलाज को याद कर लेते हैं। और देखिए, इफ y इज ए कांस्टेंट, देन dy by dx। अब अगर y कांस्टेंट है तो dy चेंज इन y होगा ही नहीं।
और अगर चेंज नहीं होता है तो कितना चेंज होता है? 0. So this is equal to 0. So differentiation of any constant is 0. Differentiation of x to the power n is this. Differentiation of sine is power this, and differentiation of a constant is this. इसी तरह से अगर अब हम differentiation of x यहाँ कर दें x to the power 1, तो ये क्या हो जाएगा? dx by dx that is equal to 1. तो d by dx of x, d by dx of x is equal to 1. इस तरह से ये रिजल्ट आपको याद करने। अगर आप ये चाहते हैं कि ये रिजल्ट आए कैसे, तो एक छोटे छोटे डेरिवेशन मैथमेटिक्स के होते हैं, वो मैथमेटिक्स टीचर आपको कराएंगे, पर मैं आपको छोटे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप समझ सकते हैं कि ये चेंजेस कहाँ से आए, और वो हमने रिजल्ट निकाल के उसको याद कर लिया। तो उसको छोटे से 2 डेरिवेशन देखते हैं इसमें। ओके, इफ y इज a function of x such that y is x to the power n, then differentiation of y with respect to x is a small change in x to the power n divided by small change in x, where delta x will approach 0. ठीक है, ये इसके बराबर हुआ। अब हम लेते हैं डेल्टा x कैसे बनता है। डेल्टा x इज चेंज इन x, तो दैट इज पहले उसकी वैल्यू x थी, फिर उसकी वैल्यू x प्लस डेल्टा x हो गई, तो चेंज कितना हो गया? डेल्टा x। तो इसको हमको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वी विल सिंपली राइट इट डेल्टा x। अब इसके में जो वैल्यू चेंज होगी वो कैसे होगी? तो ये x अब क्या बन गया? फिर से मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। पहले x की वैल्यू x थी, x की नई वैल्यू कितनी हो गई? x प्लस डेल्टा x, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा x। दिस इज क्लियर, क्योंकि नीचे एक डिफरेंस चाहिए, ऊपर एक डिफरेंस चाहिए। यहां पर हमें डिफरेंस किसका चाहिए? x की पुरानी वैल्यू x, और जब x चेंज हो गया तो उसकी वैल्यू। पहले किसको लेंगे? नई वैल्यू को, दैट इज फाइनल वैल्यू x प्लस डेल्टा x की पावर n, और पुरानी वैल्यू क्या थी? x टू द पावर n, और इसमें लिमिट क्या है डेल्टा x की? 0। ठीक, नाउ दिस इज इक्वल टू, यहीं पर ले लेते हैं, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन बताइए, सिर्फ 2 टर्म। तो पहला टर्म क्या होगा? पहला टर्म होगा x टू द पावर n, x टू द पावर n। दूसरा टर्म क्या होगा? n, इसकी पावर एक, ये n सामने आएगा, x की पावर क्या हो जाएगी? 1 कम हो जाएगी, n-1, और इसकी पावर 1 आ जाएगी, दैट इज इनटू डेल्टा x। अब ये जो दूसरी टर्म आएगी, इसमें डेल्टा x की पावर क्या हो जाएगी? 2। यहां पर डेल्टा x की पावर कितनी है? 0, क्योंकि वो है ही नहीं। यहां पर डेल्टा x की पावर 1, यहां पर डेल्टा x की पावर 2। इस तरह से बढ़ते जाएगा। ये पूरा हमारा एक ब्रैकेट हो गया, माइनस x टू द पावर n। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय डेल्टा x। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर हम एक आर्गुमेंट देखते हैं, दैट अवर डेल्टा x इज अप्रोचिंग 0। इफ delta x approach 0, then delta x to the power 2 and higher powers are very small
और ज्यादा छोटा होने से क्या होगा, दे कैन बी नेग्लेक्टेड, मतलब हम उसको प्लस माइनस के कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, मल्टीप्लाई डिवीजन में लेना पड़ेगा, लेकिन प्लस माइनस में वो ज्यादा वैल्यू का डिफरेंस नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप 1 करोड़ में 1 लाख में 1 जोड़ दें या 1 घटा दें तो उसकी वैल्यू में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। ओके, सो हमने किसको रिजेक्ट कर दिया, डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स क्यूब, डेल्टा एक्स 4, ये सब रिजेक्ट। तो कहां तक का बचा पोर्शन, यहां से यहां तक का, एंड दिस वी विल राइट एज, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू x to the power n plus n x to the power n minus 1 into delta x minus x to the power n upon delta x, और सबके आगे क्या चल रहा है, ये है ना, दिस इज इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं एक्स एन माइनस एक्स एन कैंसल, और एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये दोनों कैंसल, और डेल्टा एक्स कैंसल, व्हाट डू वी गेट हियर, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। और ये जो चीज हम कर रहे थे, सॉरी यहां नहीं, हाँ ये आ गया, ये जो चीज हम कर रहे हैं डेल्टा एक्स, when delta x approaches 0, तो उसको हमने यहां अप्लाई कर लिया, तो अब हमारा रिजल्ट क्या आया, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई dx, ये पूरा, और y की वैल्यू क्या है, x टू द पावर n, सो दिस नाउ वी कैन राइट एज d बाई dx ऑफ x टू द पावर n। और आगे के लिए हमने याद कर लिया, सो इट इज नथिंग न्यू, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, बाइनोमियल में ये होता है। ओके, इसी तरह से एक और देखिए ट्रिग्नोमेट्री में, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, y की वैल्यू हमने क्या ली है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, एंड व्हाट इज दैट फंक्शन, साइन। ओके, तो ये हम इसको उठाकर यहां ले आए, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, शुरू करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एंड देयर विल बी चेंज, सो दिस विल बी dx x प्लस डेल्टा एक्स and minus x, this is change in the basic quantity। इसमें चेंज क्या होगा, नई वैल्यू ये क्या हो जाएगी, नई वैल्यू आएगी साइन, पहले जब x था बाद में ये हुआ, सो दिस इज द न्यू वैल्यू साइन x प्लस डेल्टा x, चेंज होने के बाद पहले कौन था, साइन x की वैल्यू, तो ये x से x प्लस डेल्टा x हुआ, तो ये साइन x से साइन x प्लस डेल्टा x हुआ, चेंज। ओके, तो इसके लिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 एक्सप्रेशन मालूम होने चाहिए, बहुत जरूरी है। देखिए वो क्या है, ये एक लाइन है और ये लाइन बहुत थोड़ा सा घूमती है, डेल्टा एक्स, एंगल कितना बनाती है, डेल्टा एक्स। इसके लिए हम ये वाला जो डिस्टेंस है ये, और हाँ ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस, ऐसा मान सकते हैं क्योंकि ये एंगल कितना छोटा है, अप्रोचिंग 0, तो इन दोनों का सम क्या हुआ 180। 180 में अगर ये दोनों इक्वल है तो कितना होना चाहिए 90। दिस इज ए इम्पॉसिबल कंडीशन
but if delta x approaches 0 then both this angle approach 90. तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमने यूज किया, देखिए साइन डेल्टा एक्स, साइन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ना, पहले ना मैं रेडियन में आपको बनाकर दिखाता हूं, इन रेडियन, इन रेडियन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। सो ये हमने ले लिया p अपॉन एनीथिंग, बेस हाइपोटेनियस कोई भी। अच्छा, ये है डेल्टा एक्स की वैल्यू, साइन एक्स, साइन ऑफ डेल्टा एक्स, साइन ऑफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू p अपॉन h, अगेन p अपॉन h। अब इन दोनों से क्या पता लगा, यानी साइन डेल्टा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इन रेडियन। ये एक चीज याद रखनी है। दूसरा ये बताइए कॉस डेल्टा एक्स कितना होगा, व्हेन दिस इज बिकमिंग वेरी स्मॉल तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो b अपॉन h कितना हो जाएगा, 1। सो कॉस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। ये दोनों स्पेशल केसेस, साइन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स एंड कॉस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1, ये कब होते हैं, व्हेन डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग 0, जो हमने यहां पर लिया लिमिट। ओके, तो शुरू करते हैं। दिस d by dx ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एंड दिस इज इक्वल टू, नीचे क्या बचा, x, ठीक है। अब ऊपर देखिए साइन a प्लस b, इसका हमारे पास फॉर्मूला है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो इसको हमने ले लिया साइन x कॉस डेल्टा x माइनस ना प्लस कॉस x साइन डेल्टा x माइनस साइन x, दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको यूज करते हैं यहां पर, कॉस डेल्टा एक्स को क्या लिखना है, 1, तो ये क्या बचा x प्लस साइन डेल्टा एक्स को क्या लिखना है, डेल्टा एक्स, तो दिस इज कॉस x डेल्टा x, ओके, माइनस साइन x डिवाइडेड बाय, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, दिस इज डेल्टा x, ओके। सो दिस इज अगेन हियर, ये दोनों कैंसल, तो ये हम ये कहां से चले थे, d by dx ऑफ साइन x, तो d by dx ऑफ साइन x की वैल्यू क्या होती है, cos x। इस तरह से ये डेरिवेशन मैथमेटिक्स में किए गए, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ फिजिक्स, आपको एग्जाम में आएगा भी नहीं, बट वी जस्ट वंडर कि कैसे साइन इज इक्वल टू कॉस बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज इन साइन इज इक्वल टू कॉस, दैट इज ए प्रूफ ऑफ दिस। एंड सिंपली ये जो दो फंडामेंटल या मोस्ट यूजेबल फॉर्मूलाज है, d by dx of x to the power n, that is n into x to the power minus 1, ये ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हमने अब याद कर लिए। अब फिर से हम आते हैं डिफरेंशिएशन, इसमें शुरू करते हैं, इफ y is equal to constant then dy by dx is equal to d by dx of a constant, this is equal to 0। ये समझ आ गया। if y is equal to
x to the power n. Then dy by dx is equal to d by dx of x to the power n, and this is equal to n x to the power n minus 1. ये अभी हमने किया. If y is equal to ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग अलग लिख सकते हैं. dy dx of sin x cos x, dy dx of cos x. उसी तरीके से इसको भी करेंगे तो इसमें हमको लास्ट में जो बचेगा दैट विल बी माइनस साइन एक्स. ठीक है, और उसके बाद हम और इसमें बनाते चले गए. एंड दीज फॉर्मूलाज आर गिवन इन योर बुक. सबके लिए आपको लेना है. अच्छा, अब अगली चीज देखिए. इसमें अगर y एक से ज्यादा फंक्शन के लिए है, एक से ज्यादा फंक्शन के लिए है, जैसे y इज वन फंक्शन ऑफ x प्लस सेकेंड फंक्शन ऑफ x प्लस थर्ड फंक्शन ऑफ x प्लस ए कांस्टेंट, तो इसका dy by dx कैसे होगा? तो आंसर है dy by dx इज इक्वल टू, हर एक को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और इसके साइन को मेंटेन करेंगे. तो पहले डिफरेंशिएशन किसका करना है? फंक्शन 1 का. dy by dx ऑफ फंक्शन 1 प्लस dy by dx ऑफ फंक्शन 2, देन dy by dx ऑफ फंक्शन 3. ऐसे. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल करते हैं अभी. फिर ये हो गया. इफ y इज ए फंक्शन ऑफ z एंड z इज ए फंक्शन ऑफ z इज ए फंक्शन ऑफ x, देन dy by dx. नॉर्मली क्या होता है जब y में चेंजेस होते हैं, किसके कारण? z के कारण. z के कारण y में चेंजेस होते हैं तो रेट ऑफ चेंज किसका बनेगा? dy by dz. लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? dy by dx. तो इसको फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमको मालूम है z इज ए फंक्शन ऑफ x. तो इसे हम ऐसा करते हैं, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स. dy by dz multiplied by dz upon dx. ये फॉर्मूला इस तरह से बनेगा. दिस इज फंक्शन ऑफ. ओके, इसी तरह से ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है. हाँ, अब हम ले सकते हैं कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे दो क्वांटिटीज हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है. अब एक्स स्क्वेयर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, साइन एक्स इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन. तो ऐसी कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? इफ u is u and v are function of x. If u and v both are function of x, then d by dx of u multiplied by v, ये किसके बराबर होगा? तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए तरीका याद रखिए. पहले हम एक को कांस्टेंट मानेंगे u,
कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं, और dv बाई dx, ये प्लस, अब दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे v, और ये होगा du बाई dx। ये आ गया सेकेंड फॉर्मूला, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। एक चीज मेरे से बीच में छूट गई थी, वो यहां पर हम और ले लेते हैं। If y is equal to a function of x multiplied by a constant, example 5x to the power 4, ये है कांस्टेंट और ये क्या है, फंक्शन ऑफ x। अगर ऐसा है तो इसमें हम dy by dx कैसे करेंगे? dy by dx is equal to, हाँ, तो dy by dx सिर्फ x to the power 4 का होगा, लेकिन कितनी बार होगा? 5 बार। बेसिकली ये चीज क्या है? बेसिकली ये है, जैसे मैंने इसको लिखा 3x to the power 4, तो बेसिकली ये क्या है? x4 प्लस x4 प्लस x4। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन, एक बार इसका, एक बार इसका, और तीनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगी। इसमें स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि ये अगर कांस्टेंट है तो हमारा पहला नियम क्या कहता है कि कांस्टेंट में dy by dx क्या होता है? 0। तो 0 क्यों नहीं हुआ? तो याद रखिए, ये कांस्टेंट एक अलग से टर्म नहीं है। अगर ये अकेला 3 होता तो dy by dx ऑफ 3 हम 0 लेते, पर ये 3 अकेला 3 नहीं है, ये 3 है ही नहीं। ये क्या बताता है कि x4 को हमने कितनी बार ऐड किया है? 3 बार। तो इसका क्या आएगा? 4x क्यूब 4x क्यूब 4x क्यूब, 3 बार। तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ने की क्या प्रोसेस है? 3 लिखो और ये जो फंक्शन ऑफ x है इसका dy by dx कर दो, dy by dx ऑफ फंक्शन ऑफ x। तो इसके केस में क्या होगा बोलो? 3 वैसा ही रहेगा और इसका 4x to the power 3, दिस इज 12x क्यूब, ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये कांस्टेंट के लिए। अब अगला हम लेते हैं, ये दोनों फंक्शन का आपस में मल्टीप्लिकेशन था। अगर दोनों का आपस में डिवीजन होगा, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन में जो हमने किया था, एक को कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को कांस्टेंट माना, पहले का डिफरेंशिएशन, यहां भी वही करना है। लेकिन आपको याद रखना है, सीरियल बिगड़ना नहीं चाहिए। तो इसको हम कैसे याद करते हैं? डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, उसके बाद प्लस की जगह माइनस, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ऐसे याद करिए। और तब दूसरे को क्या माना जाएगा? कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला माइनस का हमको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो वो बेसिकली फॉर्मूलाज हैं जो हमको काम में आते हैं फिजिक्स में। इसके अलावा जैसे जैसे हमको और ज़रूरत पड़ेगी हम लोग कंसल्ट कर लेंगे और वो फॉर्मूलाज निकाल लेंगे। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 10x कितना होता है, कॉट x कितना होता है, ये आप बुक से देख के याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, लेकिन इस बेसिक फॉर्मूला पर हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेंगे, तब हमको ये सारी चीज क्लियर आएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ 5 कितना होगा? 0।
डी बाई डी एक्स ऑफ 20 0, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई 0। ठीक है, तो ये मैं यहां पर लेता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ पाई 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 0। ये वाला ये अभी आपने किया है, इसको मैंने करके दिखाया था ये। तो n इंटू एक्स टू द पावर, तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 6 सामने आ गया और x टू द पावर 5। ये देखिए फंक्शन इसमें हमको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2x प्लस 1 माइनस 0, ये इसका आंसर है। इसको देखिए z फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसका एग्जाम्पल यहां देखो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 साइन एक्स। ना d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर। हाँ, तो इसमें ये जो फंक्शन है ये x का फंक्शन नहीं है, ये एक्स स्क्वेयर का फंक्शन है। साइन किसकी, साइन एक्स स्क्वेयर की है, x की साइन नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मुझे इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह चाहिए, तो हम यहां ले लेते हैं। हम इसमें रूल ले रहे हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। y is a function of z where z is a function of x, then dy by dx is equal to, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, dy by dz मल्टीप्लाइड बाई dz अपॉन dx। देखिए dy by dx। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y z का फंक्शन है, उसको x से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वो कब बदलता है, जब कौन बदलता है, z, x, लेकिन z खुद कब बदलता है, जब x बदलता है। तो इसका एग्जाम्पल d by dx of sin x to the power 3, ऐसा लेते। ओके, तो इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे इज इक्वल टू d ऑफ sin x क्यूब डिवाइडेड बाय d ऑफ x क्यूब। ये साइन किसका है, x क्यूब का, इसलिए हमने यहां पे क्या लिया, x क्यूब, ये चीज। अब x क्यूब खुद किसका फंक्शन है, x का, तो अब हम करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। इसको मैथमेटिक्स वाले किस तरह से समझाते हैं, उस मेथड से देखिए। लेट एक्स क्यूब इक्वल टू जेड, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, डी साइन जेड अपॉन डी एक्स। इसको अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, d बाई डी जेड ऑफ साइन जेड मल्टीप्लाइड बाय
dz अपॉन dx। देखिए dz कैंसल, d ऑफ साइन z अपॉन dx, d ऑफ साइन z अपॉन dx, ये हमको निकालना है। ऐसे, अच्छा, अब दिस इज इक्वल टू d बाई डी जेड ऑफ साइन z क्या होता है, cos z, और dz बाई dx, अब हमने z की वैल्यू रख दी। z कौन है, x क्यूब, तो dx क्यूब बाई dx कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर cos z, और z कौन है, ये हमारा फॉर्मूला आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने फंक्शन ऑफ फंक्शन को यूज किया। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है, इसकी हमको बार बार जरूरत पड़ेगी। क्यों, डिनोमिनेटर में कैसे पहचानेंगे, डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल ये किसी और ही चीज का फंक्शन है, उसमें फिर हमको y किसका फंक्शन है, z का, और हमको निकालने को क्या बोल रहे हैं, dy बाई dx, तो उसमें हमको ये स्टेप बीच में डालना पड़ता है, तब ये आएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, जो हमने मल्टीप्लिकेशन का लिया था, इसको बनाते हैं। x स्क्वायर साइन x, ये फंक्शन u, ये है फंक्शन v, और इसका हमको क्या निकालना है, dy बाई dx। तो पहले को कांस्टेंट x स्क्वायर, दूसरे का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस दूसरे को कांस्टेंट sin x, पहले का डिफरेंशिएशन 2x हो गया डिफरेंशिएशन। इस तरह से हमने इस फॉर्मूला को यूज कर लिया। तो ये देखिए, ये तो हम पहले कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये अभी हमने एक्सप्लेन किया, और ये dy बाई dx ये हम कर चुके, और ये u और v वाला इस तरह से रहेगा। इस तरह से ये छोटे छोटे एप्लीकेशन हमने इसके करके देख लिए। ओके, ठीक है जी। तो ये ओके, इसका भी एक एग्जांपल मुझे बनाकर दिखाइए। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पहले हमने क्या लेना है, यस, पहले डिनोमिनेटर और इसका डिफरेंशिएशन करना है, cos x माइनस न्यूमरेटर sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज 1, dx बाई dx इज 1, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर फॉर दिस। ठीक है, ये इस तरह के हो गए। हाँ, अब एक छोटी सी चीज, इफ y इज इक्वल टू log x, if y is equal to log x, then dy by dx is 1 upon x log x। ठीक है, log e बेस का चाहिए, तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये लॉग के बारे में है। नहीं सॉरी, थोड़ा सा इसमें करेक्शन, दिस इज लॉग e, और log बेस e of log e has a value of 1, so this will be d by dx of log x is equal to 1 upon x, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, किसी चीज की पावर
लेके ई निकालना, दैट इज पावर 1। सो ये फॉर्मूला हम याद रखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स। ये भी हमको फिजिक्स में थोड़ा जरूरत पड़ता रहता है, ठीक है, ओके। सो वी क्लोज इट टुडे। इसके थोड़े से एग्जाम्पल आप बना सकते हैं और इसकी आगे यूटिलिटी आएगी मैक्सिमा मिनिमा ये निकालने के लिए। तो जब हम वन डायमेंशन मोशन में इसको अप्लाई करेंगे देन वी विल स्टडी कि इसको हम कहाँ यूज करेंगे वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, उसके लिए भी इसको यूज करेंगे। फिर अगर हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया है उसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज नोन एज सेकेंड डेरिवेटिव। हाँ, एक छोटी सी चप मैं उसको लिखा दूं, जैसे हमने किया है y का डिफरेंशिएशन, तो वो विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अगर हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो कहलाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। ये सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, दिस इज अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स। अब हमको किसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स का। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका नोटेशन कैसे लिखना है, दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो d बाई डी एक्स दो बार हुआ है, दो बार, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं करना है। d बाई डी एक्स दो बार हुआ है, किसका, y, ये इस तरह से लिखा जाएगा, तो यहां पर स्क्वायर नहीं डालना है। तो ये क्या हुआ, सेकेंड डेरिवेटिव, टू टाइम्स डिफरेंशिएशन। जैसे x डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी y डिस्प्लेसमेंट है और x टाइम है, तो ये क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। फिर हमको बोले एक्सेलरेशन निकालो, तो वेलोसिटी को फिर एक बार टाइम से डिवाइड करना, तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उसको लिखेंगे कैसे, इस तरह से। समझ आया। तो एक्सेलरेशन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, where x is displacement, t is time and displacement, ठीक है, ओके। सो थैंक यू।